और अब हम जो बात करेंगे वो कंपनीज के अकॉर्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे, ये वो क्वेश्चंस होंगे जो टीसीएस में कई बार पूछे गए हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जैसे ही आप किसी क्वेश्चन में आप आंसर दोगे, वहां से फिर नया क्वेश्चन बनता है, इसलिए आंसर देते टाइम आपको यह चीज ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, इंटरव्यू इज जस्ट अ गेम ऑफ 5 मिनट्स। हर इंटरव्यू क्वेश्चंस को मैंने अपने लेक्चर्स में समझाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन सो मेनी टाइम इन टीसीएस। टीसीएस में मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी फाइल्स आर क्रिएट व्हेन यू राइट एनी सी प्रोग्राम। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर सी प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। और अब हम जो बात करेंगे वो कंपनीज के अकॉर्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे, ये वो क्वेश्चंस होंगे जो टीसीएस में कई बार पूछे गए हैं। वी आर फोकसिंग ऑन टीसीएस इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड विद द सी प्रोग्रामिंग। ओके, तो बात करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में और किस तरीके से आपको उनको आंसर करना है। क्योंकि आप देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, इंटरव्यू इज जस्ट अ गेम ऑफ 5 मिनट्स। 5 मिनट में आपको अपना पूरा एफर्ट्स इंटरव्यू में पुटअप करना है। उस 5 मिनट में आपको सारे आंसर्स करना है। 5 मिनट 7 मिनट, राइट। तो यहां पर आपको चाहिए ट्रिक्स ऑफ आंसरिंग अ शॉर्ट आंसर, कि जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें। अननेसेसरी क्वेश्चंस के आंसर को बड़ा ना करें। अगर आपसे पूछा गया है व्हाट इज सी, तो बस आप एक लाइन में सी का आंसर देके उसको खत्म करें। देयर इज नो नीड टू टेल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सी अनटिल अनलेस इट इज नॉट आस्क्ड। तो यही सबसे पहला रूल होता है इंटरव्यू का, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। क्योंकि हम 1 बाय 1 अलग अलग कंपनीज के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। आज हम टीसीएस की बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इन्फोसिस की बात करेंगे, देन विल टॉक अबाउट आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। और ये सारी कंपनीज के क्वेश्चंस के लेवल क्या है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सारी बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टीसीएस के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन से, और जहां पर हम सी के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे सी के लेक्चर्स को कहीं भी मिस किया है तो ऐसी गलती ना करें। एक बार पूरा सी के जो वीडियोस हैं, पूरे सी के जो लेक्चर्स हैं, अगर आपने उनको अटेंड कर लिया है तो मैं आपको बोल रहा हूं, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस बड़ी आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। क्योंकि हर इंटरव्यू क्वेश्चंस को मैंने अपने लेक्चर्स में समझाया है, राइट। तो चलिए देखते हैं यहां पे कि सी के किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, शुरुआत ही हम यहां पे करते हैं। आपको पता है हम सबसे पहले सी में क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस हैश इंक्लूड। सिंपल एक लाइन आंसर, हैश इंक्लूड इज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विच इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन सी प्रोग्राम। अब इसके आगे डिटेल में नहीं जाना है, यदि वो पूछे तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, राइट। हैश इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन सी। अब यहां पर अगर अगला क्वेश्चन आता है, इज एनी अनदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तब आप आंसर करिए यस सर, देयर आर सम मोर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर अवेलेबल लाइक हैश डिफाइन, हैश अनडिफ, हैश इफ, हैश एल्स। बस आप यहां पर यह समझिए क्या पूछा गया हमसे, इज एनी अनदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर अवेलेबल, यस। अब यहां बच्चे गलती क्या करते हैं, वो हैश डिफाइन को भी एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, वो हैश अनडिफाइन को भी एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। नो नीड फॉर दैट। आपसे उन्होंने केवल यह पूछा है, इज एनी अनदर प्री प्रोसेसर आर अवेलेबल, यस, दीज आर द प्री प्रोसेसर्स। गॉट माय पॉइंट। यदि अब आपसे पूछा जाए, ओके टेल मी द डिफरेंस बिटवीन हैश डिफाइन एंड हैश अनडिफाइन, तो यहां पर फिर हम हैश डिफाइन और अनडिफाइन को एक्सप्लेन करेंगे, जो मैं आने वाले सेशंस में अभी करने वाला हूं। तो प्रिस्क्राइब रहिए तो ही इंटरव्यू में सक्सेस मिलेगी। बात समझना, मैं बार बार एक ही बात आपसे बोल रहा हूं, जितना पूछा जाए उतने का ही आंसर दीजिए। ओके, अननेसेसरी अपना नॉलेज अननेसेसरी शेयर मत करिए जब तक कि उस नॉलेज की शेयर की रिक्वायरमेंट ना हो। गॉट माय पॉइंट। चलिए, तो अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो अभी हमने क्या पूछा, हैश इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड हमने क्या देखा, हैश इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव which is used to include header files. Okay, अब यहां पर अगला क्वेश्चन आता है, how many ways we include the header files in C? C में header file को इंक्लूड करने के कितने तरीके हैं? So there are 2 ways. Either we should go for this angular bracket or we'll go for this double quotes. फिर एक अगला क्वेश्चन आता है, what is the difference between including an header file using angular bracket and using double quotes? यदि आप किसी हेडर फाइल को एंगुलर ब्रैकेट से इंक्लूड करते हैं और यदि आप हेडर फाइल को डबल कोट से इंक्लूड करते हैं, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल एक ही है कि यदि हेडर फाइल्स को आपको
सी के डिफॉल्ट पाथ लोकेशन से इंक्लूड करना है। जहां सी ने अपनी सारी हेडर फाइल रखी हुई है वो है इंक्लूड फोल्डर। देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड इंक्लूड फोल्डर। यदि आप चाहते हैं सी के डिफॉल्ट लोकेशन से आपको अगर हेडर फाइल इंक्लूड करना है देन यू विल गो फॉर एंगुलर ब्रैकेट, और यदि आप चाहते हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक पाथ से हेडर फाइल इंक्लूड करना है देन विल गो फॉर डबल कोट्स। जैसे फॉर एग्जांपल यदि सपोज आपकी हेडर फाइल रखी हुई है सी ड्राइव में, सपोज डेटा फ्लेयर नाम के फोल्डर में, सपोज ये डेटा फ्लेयर फोल्डर है, और यहां पर अगर आपकी कोई हेडर फाइल रखी हुई है सपोज आपकी अपनी, कि जहां पर आपने math.h कोई हेडर फाइल बनाई है, एंड इफ यू वांट टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल फ्रॉम दिस लोकेशन, सो विल गो फॉर c:/dataflair जो भी फाइल का नाम है math.h, सॉरी डबल कोट्स। तो इफ यू वांट टू इंक्लूड एन हेडर फाइल फ्रॉम एन स्पेसिफिक लोकेशन देन विल गो फॉर दिस कॉन्सेप्ट #include दिस वन। और अगर मैंने ये लिखा हुआ है #include stdio.h, that means this header file is included from a specific location which is already defined by C compiler. Got the difference? Okay. अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, what is the difference between compiler and interpreter? जैसे ही आप किसी क्वेश्चन में आप आंसर दोगे वहां से फिर नया क्वेश्चन बनता है, इसलिए आंसर देते टाइम आपको यह चीज ध्यान में रखना है कि आपके आंसर में ऐसा कोई आप वर्ड लेके आए जिससे नया क्वेश्चन बनने की उम्मीद हो और जिसका आंसर आपको पता है। जैसे ही मैंने यहां बोला क्योंकि सर देयर इज अ कंपाइलर, आप फोकस करिए, देयर इज अ कंपाइलर, वो इज हैविंग स्पेसिफिक पाथ, तो यहां क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है, चलिए वो भी बात करते हैं यहां पे। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों जो हैं दिस बोथ आर ट्रांसलेटर। Compiler and interpreter, these both are translator, but the difference is that compiler जब कोड कंपाइल करता है तो ये पेज वाइज करता है, इट इज अ पेज वाइज कंपाइलेशन। बड़ा शॉर्ट आंसर आपको देना है, इट इज अ पेज वाइज कंपाइलेशन, इट इज अ लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन। ये लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन है, ये पेज वाइज कंपाइलेशन, राइट। सेकेंड, कंपाइलर जब भी किसी कोड को ट्रांसलेट करता है, when a compiler translate the code, the translated code 100% stored in some another file। मतलब कंपाइलेशन के बाद 110% कोई ना कोई फाइल बनेगी, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का कंपाइलर हो। जैसे सी में जब कोड कंपाइल होता है तो ओबीजे फाइल बनती है, जावा में जब कोड कंपाइल होता है तो डॉट क्लास फाइल बनती है, पाइथन में जब कोड कंपाइल होता है तो डॉट पीवाईसी फाइल बनती है, राइट। तो कंपाइलर जब भी कोड कंपाइल करेगा इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन सम अनदर फाइल, इट क्रिएट्स अ फाइल। कंपाइलर आफ्टर कंपाइलेशन, हम यहां क्या बोल सकते हैं, आफ्टर कंपाइलेशन कंपाइलर always create a new file, always create new file, right, which is not in the case of interpreter। ये केस इंटरप्रेटर में नहीं होता है। इंटरप्रेटर कैन नॉट क्रिएट एनी फाइल आफ्टर इंटरप्रेट द कोड। तो ये पेज वाइज कंपाइलेशन है, ये लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन है। कंपाइलर जब भी कोड ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेटेड कोड किसी न किसी फाइल में स्टोर होगा, while इंटरप्रेटर कैन नॉट स्टोर द कोड इन एनी फाइल। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इतना शॉर्ट आंसर, और शॉर्ट कर सकते हैं अब, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको भी थोड़ा सा डिटेल में बताया है। गॉट माय पॉइंट? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फाइल्स आर क्रिएट व्हेन वी एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम। जब भी हम एक सी का प्रोग्राम बनाते हैं टोटल कितनी फाइल्स बनती हैं? हाउ मेनी फाइल्स आर क्रिएट, हाउ मेनी फाइल्स क्रिएटेड when C program execute, one of the most important question asked in so many time in TCS। TCS में मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी फाइल्स आर क्रिएट व्हेन यू राइट एनी सी प्रोग्राम। जब भी आप कोई सी का प्रोग्राम बनाते हैं टोटल कितनी फाइल क्रिएट होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको याद है हमने सी के प्रोग्राम का एक एग्जीक्यूशन पढ़ा है, ओके, जहां पर हम सबसे पहले सोर्स कोड लिखते हैं। इस सोर्स कोड का एक्सटेंशन होता है .c, और अगर आप CPP में हैं तो .cpp। देन वी कंपाइल दिस कोड, नेक्स्ट स्टेप में हम इस कोड को कंपाइल करते हैं। जब ये कोड कंपाइल होता है तो दिस कोड विल क्रिएट, दिस कोड इज जनरेट अ मशीन कोड। ये जो मशीन कोड है ये जिस फाइल में स्टोर होता है इसको बोलते हैं ओबीजे फाइल। एंड व्हेन दिस ओबीजे फाइल इज रन देन योर प्रोग्राम डिस्प्लेज एन आउटपुट, और ये जो आउटपुट होता है ये होता है EXE फाइल। तो बच्चे ध्यान दें, टोटल कितनी फाइल बनी, .c,
.obj.exe, नंबर ऑफ फाइल्स आर 3। कुछ और टेम्परेरी फाइल्स भी क्रिएट होती है बट कंपाइलर उनको डिलीट कर देता है, और ये भी डिपेंड करता है कई बार एडिटर टू एडिटर। लेकिन द स्टैंडर्ड आंसर इज दैट व्हेन वी राइट अ सी प्रोग्राम इट क्रिएट्स अ 3 फाइल, .c which contains source code, .obj which contains machine code, and .exe which contains output of the program. I hope you can understand this small concept जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है लेकिन अक्सर टीसीएस में पूछे गए हैं। ओके, तो ये भी हमने बात की। देन सपोज यदि मान लो मैं यहां पर, यदि सपोज मुझसे पूछा जाए जब हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है, वी आर इंक्लूडिंग इन हेडर फाइल्स। ये सारे क्वेश्चंस आप ध्यान दीजिए, ठीक है। हेडर फाइल इंक्लूड करने का एक तरीका है एंगुलर ब्रैकेट, दूसरा तरीका है कि आप हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, सॉरी, stdio.h। यदि मैंने यहां लिखा है void main, यदि मैंने लिखा है void main, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई यू शुड यूज void, व्हाट इज दिस main? नंबर ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन इंटरव्यू, व्हाट इज दिस void, व्हाट इज दिस main? तो यहां पर आप देखो, main इज अ ड्राइवर फंक्शन ऑफ सी प्रोग्राम। main इज अ फंक्शन फ्रॉम वेयर द सी प्रोग्राम स्टार्ट देयर एग्जीक्यूशन। जब आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन शुरू करता है तो कहां से शुरू करता है? मेन से। एंड व्हाई वी शुड राइट void बिफोर दैट? क्योंकि सी में हर फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इंटीजर होता है, और यदि मैंने मेन नहीं लिखा तो मेन का रिटर्न टाइप डिफॉल्टली इंटीजर होगा, और अगर इंटीजर होगा तो मुझे लास्ट में रिटर्न 0 लिखना कंपलसरी होगा, ठीक है। और यदि मैं चाहता हूं कि सर आई डोंट वांट टू राइट दिस रिटर्न 0, यदि मुझे ये रिटर्न 0 नहीं लिखना है, सो इफ यू डोंट वांट टू राइट दिस रिटर्न 0, void लिख के हम ये इंडिकेट करते हैं कि इस मेन का रिटर्न टाइप नल है। void इंडिकेट्स नल, कि मेन का जो रिटर्न टाइप है वो नल है। तो फिर से एक आंसर दे रहा हूं, शॉर्ट आंसर, द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ एनी फंक्शन इन सी is integer where void indicate the return type of this main is null, so there is no need to use return statement, so simple, राइट। तो ये क्वेश्चंस अक्सर पूछा गया है, राइट। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि अभी आपने एक लाइन बोली, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बोला, आपके आंसर से नया क्वेश्चन बनेगा। एक लाइन आपने बोली कि सर सी का प्रोग्राम कंपाइलेशन मेन से शुरू करता है क्योंकि मेन ड्राइवर फंक्शन है। देन हाउ दिस हेडर फाइल्स आर इंक्लूड? जब कंपाइलेशन यहां से शुरू हो रहा है तो हेडर फाइल्स कब इंक्लूड हुई, राइट। कि यदि मैंने यहां पर हेडर फाइल्स इंक्लूड की है, सपोज दिस इज एन हेडर फाइल, और यदि मैंने इस हेडर फाइल को इंक्लूड किया हुआ है stdio.h, तो यदि सी के प्रोग्राम ने कंपाइलेशन मेन से शुरू किया है, देन व्हेन दिस हेडर फाइल्स आर इंक्लूड, तो सीधा सीधा आंसर है सर हेडर फाइल्स इंक्लूडेड नॉट बाय द कंपाइलर, हियर द रोल प्लेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कि आपके प्रोग्राम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करता है, और इसीलिए इस हैश से शुरू होने वाली कमांड को सी में बोला जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। पढ़ा है हमने हमारे लेक्चर्स में, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, द कमांड वो एग्जीक्यूट बिफोर द मेन प्रोसेस। प्रोसेस के पहले की प्रोसेस कहलाती है प्री प्रोसेस। तो मेन का एग्जीक्यूट होना ये प्रोग्राम की मेन प्रोसेस है, लेकिन मेन प्रोसेस के पहले जो प्रोसेस होती है वो प्री प्रोसेस है, और उस समय जो डायरेक्टिव, जो कमांड हम यूज करते हैं वो कहलाती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड। और हर वो कमांड जो हैश से शुरू होती है सी में वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाते हैं। हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश अनडिफाइन, हैश इफ, हैश एल्स, दिस ऑल आर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो आई होप चीजें आप समझ पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अभी बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहा हूं, तो आप मान के चलिए बीइंग अ फ्रेशर आपसे शुरुआत बड़े सिंपल क्वेश्चन से की जाएगी, और फिर धीरे 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 नॉलेज लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं, कि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस का आंसर देंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, राइट। तो यहां तक अभी हमने बात की। अब यदि आपसे पूछ लिया सपोज कि जब आप सी का प्रोग्राम लिखते हैं, राइट, तो आपने लिखा void main, राइट। अब यहां पर अगर मैंने लिखा है सपोज इंटीजर ए, ओके, तो यहां से क्वेश्चन बनता है नॉट फॉर द इंटीजर ए, व्हाट इज एन आइडेंटिफायर। सी में आइडेंटिफायर क्या होते हैं? अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है टीसीएस में। व्हाट इज एन आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर आर द नेम ऑफ वेरिएबल, अरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर इन सी। जब भी हम सी में
फंक्शन बनाते हैं, अरे बनाते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम जो नाम रखते हैं आइडेंटिफायर, मतलब द नेम वो एक्चुअली आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, अ फंक्शन, अ स्ट्रक्चर, अ अरे इन मेमोरी, कि जो मेमोरी में आपके फंक्शन, वेरिएबल, स्ट्रक्चर, अरे को आइडेंटिफाई कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको याद करो पढ़ाते नहीं बोला था कि यदि आप डायरेक्टली मेमोरी में 50 रख देंगे तो इस 50 का कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। यदि आपको इसको एक्सेस करना पड़ा तो आप इसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हमेशा इस तरीके से लिखते हैं a इक्वल टू 50। सो दिस a इज व्हाट? दिस a इज बेसिकली एन आइडेंटिफायर। ये आपने एक आइडेंटिफायर दे दिया, तो ये 50 को, जिसका मेमोरी में जो भी एड्रेस है, इसको आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? a। सिमिलरली यदि आपको याद हो तो हम C में जब फंक्शन बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, वॉइड मेन। यदि आपने लिखा वॉइड मेन, ओके, इफ आई कैन यूज वॉइड मेन। अब इस वॉइड मेन में आपने एक फंक्शन कॉल किया सपोज यहां पे, तो यदि मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो उस फंक्शन का कोई ना कोई मुझे नाम रखना पड़ेगा ना, राइट? तो ये मैंने लिखा डिस्प्ले, एंड हियर आई विल डिफाइन दिस डिस्प्ले फंक्शन। तो डिस्प्ले इज व्हाट? इट इज अ नेम ऑफ माय फंक्शन एंड अगेन इट इज एन आइडेंटिफायर। जब आप फंक्शन बनाते हैं, जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे ही जब आप C++ पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, तो आइडेंटिफायर वहां भी होते हैं, बट द ओनली द डिफरेंस इज दैट कि वहां पर जो आइडेंटिफायर होते हैं उसमें क्लास के नाम भी आ जाते हैं, उसमें मेथड के नाम होते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट के नाम होते हैं। तो आइडेंटिफायर मतलब एनीथिंग वो रिप्रेजेंट इन अ मेमोरी, जो आपके स्ट्रक्चर, अरे, फंक्शन को मेमोरी में रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एन आइडेंटिफायर। ओके, तो कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिए। और सारी बातें केवल और केवल आज TCS की हो रही है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट सम अनदर कंपनीज क्वेश्चंस आल्सो, लेकिन आज बात हो रही है केवल TCS के बारे में। तो आई होप आपको आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाट इज एन आइडेंटिफायर। ओके, अब यहां पर आप देखो जैसे जैसे मैं कोड लिख रहा हूं ना, वैसे वैसे क्वेश्चंस जैसे मेरे दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि जब मैं भी इंटरव्यू लेता हूं तो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर यदि आपसे पूछ लिया जाए C इज अ टॉप डाउन लैंग्वेज, C फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी किस टाइप की लैंग्वेज है? इट फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच और इट फॉलोज द बॉटम अप अप्रोच। तो यहां पर हम बोलते हैं C फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच, C follows top down approach, while C++, Java, they follows bottom up approach. Bottom up, these are the languages like C++, Java. Okay, this is a language called C. C follows top down approach. अब आपने आंसर तो दे दिया कि C follows top down approach। अब उसने अगला क्वेश्चन पूछ लिया, ओके टेल मी विद द एग्जांपल हाउ C follows top down approach। तो आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको दोनों के एग्जांपल देता हूं। हो सकता है आपने C++ जावा नहीं पढ़ा है, बट स्टिल एक छोटे से एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि मान लो C में आप जब भी कोड लिखेंगे, आप एक चीज नोटिस करिएगा, C में हमेशा आपका प्रोग्राम में मेन जो होता है वो सबसे टॉप पे लिखा जाता है, उसके बाद ही प्रोग्राम में कोई फंक्शन लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि मैंने यहां पर लिखा डिस्प्ले, ठीक है, या कोई और फंक्शन आपने कॉल किया, तो आप देखिए जब मैंने यहां फंक्शन कॉल किया तो प्रोसेस क्या हुई, ये हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया। ओके, देन आई राइट वॉइड मेन एंड देन डिस्प्ले। तो बेटा मेन टॉप पे है और मेन जब भी डिस्प्ले को एग्जीक्यूट करेगा टॉप से बॉटम की ओर आएगा। ये है टॉप डाउन अप्रोच। This is top down approach. In C programming, main is always be at the top position. Main हमेशा टॉप पे होगा, बाकी फंक्शन नीचे होंगे। जबकि C++ में, जावा में हम क्या करते हैं, ये देखो आप, अगर C++ जावा की बात करें, so this is a class, ये C++ है, क्लास ABC। इस क्लास ABC में अगर आपने एक फंक्शन लिखा void display, ठीक है, ये C++ है, ओके, एंड देन आफ्टर हम यहां पे लिखते हैं void main, ये C++ का कोड लिख रहा हूं मैं, राइट, void main, and then we'll create object of this class ABCA and A dot display. So see this one, यदि यहां पर आप main देखोगे तो you will always find main at the bottom. C++ में main हमेशा bottom में होता है, C में main हमेशा top पे होता है, टॉप टू बॉटम एग्जिट ट्रेवल करता है। यहां जब ये फंक्शन कॉल होगा ये बॉटम से अप ट्रेवल करेगा। तो दिस इज बॉटम अप अप्रोच, दिस इज टॉप डाउन अप्रोच। द मोस्ट टू द पावर 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड so many time in TCS interviews. What is top down? What is bottom up approach? Got it? तो
अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, राइट। देन यदि सपोज आपसे सी में एक सिंपल सा क्वेश्चन उसने पूछ लिया, वॉइड मेन, ओके, इंटीजर ए इक्वल टू, सपोज मैंने लिखा है 5, ठीक है, इंटीजर ए इक्वल्स टू 5, देन ए इक्वल्स टू ए प्लस 10, प्रिंट एफ। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनेगा परसेंटेज डी कॉमा एन ए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? सिंपल 15, राइट। लेकिन यदि, अच्छा यहां पर आप ध्यान से सुनना, आई विल कंसिडर इंट एज अ 2 बाइट। हम यहां पर इंट को 2 बाइट का कंसिडर कर रहे हैं कि इंट जो मेमोरी एलोकेट करता है वो 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। तो यहां भी फिर एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी बाइट्स आर एलोकेटेड बाय द डेटा टाइप्स इन सी। तो यहां पर आपका आंसर होना चाहिए थोड़ा सा चेंज, मतलब फिक्स नॉट अ 2 बाइट, इट डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सी ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज है। सी इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। मतलब सी में प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग डिसीजन होता है कि आपका इंटीजर 2 बाइट लेगा या 4 बाइट लेगा। इन यूनिक्स इंटीजर एलोकेट्स 4 बाइट, इन सम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटीजर एलोकेट्स 4 बाइट बट सम 2 बाइट्स ऑल्सो। लेकिन जो लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है वहां पर यह कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वहां पर एक जैसे डेटा टाइप मेमोरी एलोकेट करेंगे, लाइक जावा। गॉट इट। तो अगर मान लो अब यहां पर हम मान के चल रहे हैं इंटीजर 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है, तो 2 बाइट के हिसाब से हमें यह पता है, हमने पढ़ा है कि इसका जो रेंज होती है वो होती है 2 to the power 15 - 1 to -2 to the power 15, ठीक है। 2 बाइट मतलब 16 बिट, 16 बिट में से हमने एक कम की 15, 2 to the power क्यों कम की वो सारी डिटेल मैंने आपको मेरे लेक्चर में पढ़ाई है। वी कैन शेयर द लिंक, आप पूरे सी के लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। यहां पर हर क्वेश्चन के आंसर आपको मेरे लेक्चर्स में मिल जाएंगे। जो सीरीज है हमारी सी की, उस सीरीज में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। तो ये 2 to the power 15 - 1 कितना हुआ? +32767 -2 to the power 15, दैट इज -32767, ओके। तो यहां पर यदि मुझसे पूछा जाए, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 32765 एंड इफ आई इंक्रीज द वैल्यू बाय 5, what is the output? So many times this question asked in interview. तो यहां पहला आंसर आपका आंसर ये होना चाहिए, सर यू आर कंसिडरिंग इंटीजर एज अ 2 बाइट और 4 बाइट, क्योंकि अगर आप इंटीजर 4 बाइट का कंसिडर करेंगे तो आंसर चेंज होगा, और अगर इंटीजर 2 बाइट का होगा तो आंसर चेंज होगा। यहां पर मैंने आपको पहले ही क्या बोला है, वी कंसिडर इंटीजर एज अ 2 बाइट। तो यदि मेरा इंटीजर 2 बाइट का है, सो लेट्स सी क्या आंसर मुझे मिलता है यहां पे, ठीक है। यदि इंटीजर को हम 2 बाइट का कंसीडर कर रहे हैं तो इसका आंसर कितना होगा, देखिए आप 32765। आपको याद हो, अगर सी में हमने इंटीजर का एक सर्कल पढ़ा है इन नंबर्स को लेके, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6 से लेके, दिस इज 32765, 32766, 32767, और इसके बाद यदि आपका इंटीजर अनसाइंड इंटीजर है, इफ इट इज एन अनसाइंड, साइंड इंटीजर होता है, एक अनसाइंड होता है। इंटीजर 2 टाइप के पढ़े हमने, साइंड और अनसाइंड, ठीक है। इफ इट इज अनसाइंड मतलब इट अलाउड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, राइट। तो यदि मान लो मैं यहां पर देखूं तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलेगा -32768, मतलब कहने का ये कि 32767 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है वो है -32768, -32767, -32766, -32765, -32764, अरे समझ से लेके 0। अब यदि आपके पास नंबर है 32765, इफ दिस नंबर इज 32765, मतलब आप कहां पर हैं, यहां पर है, आपका ए यहां पर है। कितने से इंक्रीमेंट हुआ? 5 से। 5 से मतलब 1 2 3 4 5, योर आंसर इज -32766। 32765 से 1 2 3 4 5, योर आंसर इज -32766। तो यदि 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे तो ये राइट आंसर इज -32766, अगर आपका इंटीजर अनसाइंड इंटीजर है तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि एक्चुअली इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यदि आपका इंटीजर अपनी रेंज को क्रॉस करता है तो क्या होगा। यदि सपोज आपके इंटीजर की रेंज है 32767 एंड इफ द इंटीजर क्रॉस इट्स रेंज देन व्हाट हैपन, तो इंटीजर अगर अपनी रेंज को क्रॉस करेगा तो ये सर्कल इस तरीके से एग्जीक्यूशन करेगा।
आई होप कॉन्सेप्ट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। सिमिलरली यदि मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बॉस सी में कैरेक्टर, मतलब मैं बड़े सिंपल क्वेश्चंस को बड़ी सिंपल तरीके से आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं। सी का जो कैरेक्टर है इट फॉलोज यूनिकोड और आस्की कोड, क्योंकि दो टाइप के कोड हैं जो लैंग्वेज सपोर्ट करती है। लाइक जावा सपोर्ट्स यूनिकोड कैरेक्टर, तो सी कौन सा कैरेक्टर सपोर्ट करता है? सी सपोर्ट्स आस्की कैरेक्टर। ध्यान रखना हमेशा, आस्की 8, सी सपोर्ट आस्की 8। आस्की 8 मतलब क्या? अब यदि यहां पर एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू मीन बाय आस्की 8 एंड आस्की 16, तो आस्की 8 और आस्की 16 में यह डिफरेंस होता है कि यदि किसी लैंग्वेज का कैरेक्टर आस्की 8 को यूज करता है तो उसके कैरेक्टर की रेंज होती है 1 बाइट, और 1 बाइट में ये जो लैंग्वेज यूज करेगा वो होगी केवल इंग्लिश। मतलब यू कैन नॉट यूज एनी अनदर लैंग्वेज कोड इन 1 बाइट कैरेक्टर। इट डू नॉट सपोर्ट हिंदी और तमिल और तेलुगु और पंजाबी। बट इफ अ लैंग्वेज कैरेक्टर इज ऑफ 16, इट सपोर्ट 16 बाइट। मान लो अगर ये आस्की 16 को सपोर्ट करता है, यदि किसी भी लैंग्वेज का कैरेक्टर आस्की 16 को सपोर्ट करेगा तो उस लैंग्वेज के कैरेक्टर का मेमोरी एलोकेशन होगा 2 बाइट, और अगर 2 बाइट होगा तो फिर ये हर लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। वो इसलिए बच्चे क्योंकि आस्की 8 की रेंज होती है 0 to मतलब 245। आस्की 8 की रेंज होती है 0 to 245, ठीक है। मतलब एक्चुअली इसकी रेंज आपने पढ़ी होगी +127 से लेके -128, ठीक। लेकिन ये दोनों पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 8 + 7 15, 2 + 2 + 1, ठीक है। समझो बात को। तो ये टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी आपको अगर आप इसको ऐड करते हैं? सो यू विल गेट द टोटल वैल्यू +127 एंड +128। यदि आप इसको टोटल करेंगे तो यू विल फाइंड 5 एंड 2, 0 to 255, नॉट 245, 0 to 255। जो टोटल रेंज मिलेगी आपको मिलेगी 0 to 255, और 0 to 255 एक्चुअली किसकी रेंज है? दिस इज द रेंज ऑफ आस्की कोड, या आस्की कोड की रेंज है। तो इसका मतलब है सी का कैरेक्टर अगर 2 बाइट की मेमोरी ले रहा है मतलब वो आस्की 8 को सपोर्ट करता है, और आस्की 8 को सपोर्ट करता है दैट मींस इज अलाउड ओनली दोस कैरेक्टर विद आस्की वैल्यूज बिटवीन 0 to 255। क्लियर? और यदि आस्की 16 को सपोर्ट करेगा तो आस्की 16 मतलब क्या? सी दिस वन। यदि आपका कोड आस्की 16 को सपोर्ट करेगा तो आस्की 16 जो है दैट इज आस्की 16 इज बेसिकली ऑफ 2 बाइट। 2 बाइट मतलब कितनी बिट? 2 बाइट मतलब 16 बिट। 16 बिट के हिसाब से रेंज कितनी होती है? 32767 से लेके -32768। लेकिन जब आस्की की बात होती है तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 65,535। तो इसकी रेंज है 0 से लेके 65,535, राइट। ये होती है रेंज ऑफ आस्की। लेकिन कब? जब आपका आस्की 16 बिट का है। समझ में आ रही है बात, राइट। तो यदि आपका कैरेक्टर आस्की 16 को फॉलो करता है मतलब वो बाकी लैंग्वेज को भी यूज करेगा, लाइक हिंदी, लाइक इंग्लिश, लाइक तेलुगु, लाइक तमिल, या मेरा कैरेक्टर वाला लेक्चर अटेंड करके समझ सकते हैं। तो कैरेक्टर इन सी यूजेस आस्की कोड। सेकेंड, कैरेक्टर ऑफ सी इज ऑफ 1 बाइट, तो इट यूजेस आस्की 8, और इसकी रेंज होती है 0 to 255। द रेंज इज 0 to 255 and it supports only English character and remaining all another character like special character like @ _, these all are the character। तो कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ रहा है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यहां पर अगर मान लो आपसे पूछा उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। यदि मैंने ये प्रोग्राम लिखा है तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? सपोज दिस इज हेडर फाइल, #include, ठीक है। ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है, ओके। देन सपोज void main, ओके। इंटीजर a = 10, b = 10, c = 10, दिस इज अगेन 10, नॉट 20, इट इज 10, एंड द फोर्थ वेरिएबल इज d। यदि मैंने लिखा d = a = b = c, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? printf %d, a,
इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? वीडियो पॉज करके सोचिए। राइट, द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज 0। इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा 0। अब यहां पर आप बोलोगे सर तीनों वैल्यू तो 10 है, तीनों का कंपैरिजन सेम हुआ तो 1 आंसर आना चाहिए। नो बच्चे, कभी भी ध्यान रखना, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ये कभी भी 2 से ज्यादा वैल्यू कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। इट कैन नॉट कंपेयर वैल्यू मोर देन 2। तो यहां पर एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, जब आप कंपेयर करोगे तो फर्स्ट इट कंपेयर ए टू बी। जब इसने ए को बी से कंपेयर किया तो ए से बी को कंपेयर करने के बाद रिजल्ट कितना आया? 1। 1 मतलब ट्रू, एंड दिस 1 इज कंपेयर विद 10। ये जो 1 है ये 1 कंपेयर हो रहा है 10 के साथ, और जब 1 10 से कंपेयर हुआ तो रिजल्ट इज 0। सो आंसर इज 0 यार। अगर मैं डी को प्रिंट करता हूं तो इफ आई प्रिंट दिस डी, तो ये भी ध्यान रखना, कभी भी रिलेशनल ऑपरेटर को लेके भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पढ़ाया है ये आपको, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमारे सी की सीरीज में, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि टीसीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। गॉट माय पॉइंट? तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि जब भी आप वैल्यू कंपेयर करेंगे हमेशा ध्यान रखना 3 वैल्यूज कभी भी एक साथ कंपेयर नहीं होती है। कंपेरिजन फर्स्ट 2 वैल्यू का होता है, देन दैट रिजल्ट इज कंपेयर विद द थर्ड वैल्यू। ओके, सिमिलरली यदि सपोज एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सपोज आपने अगर एक प्रोग्राम लिखा है void main, ओके, देन इफ 562 printf hello else printf by, what is the output? What is the output of this program? अगेन सर ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, 562 कैसे आ गया? यहां तो आना चाहिए कोई कंडीशन। तो ये भी हमने पढ़ा है कि सी में जब भी किसी कंडीशन की जगह कोई नंबर मिलता है तो उस नंबर को ट्रू मान लेना, अगर वो 0 नहीं है तो, क्योंकि सी में 0 को छोड़ के हर नंबर ट्रू होता है। राइट, तो यदि आपने क्वेश्चन लिखा है और अगर उसमें नंबर लिखा हुआ है कंडीशन में, सो कंसीडर दिस नंबर एज अ ट्रू इफ इट इज नॉट 0। नेगेटिव को भी ट्रू मानना है, मतलब if it is minus 562 then again it is a true, because in C every number which is not 0 is a true value। तो अगर ये ट्रू है तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? हेलो। सो सिंपल, राइट। तो यदि मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा है तो यू नो दैट कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। सिमिलरली यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब यहां पे सुनना ध्यान से, इफ या सपोज okay, if 50 greater than 10 printf hello, ठीक है, if 50 greater than 10 printf hello। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया is any error in this program, सुनना ध्यान से। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन आपको दिया है और वो पूछेगा केवल कंफर्म करने के लिए कि इस प्रोग्राम में कोई एरर है क्या। अब ज्यादा दिमाग अगर आपने चलाया तो आप बिल्कुल बोलोगे सर एरर है कि आपने सर इफ में सेमीकोलन यूज कर लिया है, जबकि इफ में सेमीकोलन नहीं होता है। देयर इज नो एरर, देयर इज नो एरर, क्योंकि इफ में सेमीकोलन को यूज करना कोई एरर नहीं है। आपको याद है मैंने सी पढ़ाते टाइम ये क्वेश्चन बोला था कि व्हाट हैपेंड इफ यू आर यूजिंग सेमीकोलन इन इफ। तो यदि आपने इफ में सेमीकोलन यूज कर लिया तो एक्चुअली आपका ये क्वेश्चन ये बन गया है, इफ 50 greater than 10 semicolon, if 50 greater than 10 semicolon printf हेलो। मतलब आपका प्रोग्राम क्या करेगा, इस सेमीकोलन को ब्लैंक स्टेटमेंट मान लेगा। अकॉर्डिंग टू सी इट इज अ ब्लैंक स्टेटमेंट, ये ब्लैंक स्टेटमेंट है। और अब ये हेलो जो है ये इस इफ से बाहर हो गया है, मतलब कंडीशन ट्रू होगी तब भी हेलो प्रिंट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तब भी हेलो प्रिंट होगा। इफ इट इज फॉल्स देन स्टिल यू विल गेट एन हेलो। रीजन इज दैट अब इस कंडीशन पे डिपेंडेंट जो स्टेटमेंट है वो है ये ब्लैंक स्टेटमेंट। सो एवरी टाइम योर प्रोग्राम विल प्रिंट हेलो इन दिस केस, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। राइट, आप दो अलग अलग कंडीशन को लेके चेक कर लो, अब तो फॉल्स है ना, बट स्टिल यू विल गेट हेलो बिकॉज दिस हेलो इज नॉट अ पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो आई होप आप चीजें समझ पा रहे हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है लेकिन आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस टीसीएस में पूछे जाते हैं सी को लेके। ठीक है, तो ये भी जो हमने बात की है ये थे पार्ट 1। नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा आपसे इसी के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो भी टीसीएस के, लेकिन अब उनका स्टैंडर्ड
थोड़ा सा हाई होगा। अब थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, तो बने रहिए इस कोर्स के साथ। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। काफी टाइम से हम लोगों के पास रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर प्लीज कंपनी वाइज इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करिए। तो अभी हम सी को डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम पाइथन की बात करेंगे, फिर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अरे सारी बातें करेंगे, बस आप बने रहिए इस कोर्स में और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।